नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आपने नारा सुना होगा, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। लेकिन हाल ही में भड़के आंदोलन की आग में पुलिस ने किसकी मदद की, ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैथल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रक्षक प्रजा की बर्बादी पर मूक दर्शक बने खड़े थे। इसके पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, एक सेगमेंट आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू ने। वैसे तो पूरे शहर का एक ही तरह का हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुख भी है और शायद कई बार शब्द भी नहीं होते कि जो मंजर हम यहाँ रोहतक में देख रहे हैं उसे बयां करने के लिए। मेरे पीछे ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरह से सड़कों पर भी कांच बिखरा हुआ है। ये आप देखिए, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक चीज़ जो इस दुकान की है वो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक इंसान के सपने ख़त्म हो चुके हैं, उसके परिवार से जुड़ी इस काम से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। और शायद इस दुकान का, इस जगह का हर मंजर ये पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या था, मेरा गुनहगार कौन है। इस जगह के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये आपकी जगह है? हाँ जी, अपनी। जैसे भीड़ आई जी, मिलिट्री की 4 गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने, हमने कहा भाई हमारी दुकान ताला तोड़ने लग रहे हैं और ये नोला हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। जो मिलिट्री वालों ने कहा, उसके बाद ताला तोड़ा है, लूट के सामान लोड किया है। जब खाली कर दिए उसके बाद पेट्रोल ले रहे थे, डाल के आग लगा दी उन्होंने। जो आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ? सब कुछ हुआ। कहा भाई मत जलाओ, वो मिलिट्री से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी ये कहा भाई हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कितने लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? 2,500 आदमी था ये आसपास का। जो उस हाथ में रोड ले रखी थी, कोई फरसा लिया हुआ है, कोई लकड़ी के डंडे ले रहा, सब हथियारों से लैस थे। जो आपको कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये दूर खड़े देखते रहे। कितना मुश्किल है आपके लिए। मैं जानती हूँ ये पूछना भी शायद मेरे लिए थोड़ा अटपटा सा है कि मैं आपको पूछूं कि कितना मुश्किल। मैं 25 साल मेहनत कर करके ये बनाई थी ये अपनी। जो एक चाय की दुकान से स्टार्टिंग की हुई है मेरी। आप हौसला रखिए। मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है आपके लिए इस वक्त में खुद को संभालना। एक चाय की दुकान से मेहनत करके किस तरह एक इंसान ने 25 साल में अपनी सपनों की इस दुकान को खड़ा किया और आज उसे राख में बदलते हुए भी अपनी आंखों के सामने देखा और आज लुटा हुआ भी देख रहे हैं। शायद बेहद मुश्किल है। क्या सोचते हैं अब आप, इसकी भरपाई कैसे? हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही जी, क्या करें नहीं करें, कुछ भी यानी दिमाग काम नहीं कर रहा जी। कैसे करें नहीं करें आगे के हिसाब से। जो आगे भी पता नहीं, मान लो हम बनाए, मान लो लोन वगैरह लेके मान लो बनाए और फिर भी भरोसा नहीं, हमें फिर जला जाएंगे। आगे के लिए हमारी सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं है। डर बैठ गया जी। कल को अगर हम बना ले, मान लो अपना लोन लेके बनाए, फिर जला जाएंगे, किसी को गारंटी नहीं है जी। आगे के लिए हमें भरोसा नहीं रहा जी। तो क्या आप सोचते हैं कि अब आप रोहतक से बाहर जाके कहीं कुछ? हाँ जी, और आगे चाय की रेहड़ी लगा लेंगे, इससे अच्छा तो वहाँ ज़्यादा अच्छे रहेंगे हम अपनी। जो 100 नंबर पे कॉल किया गया, कॉल को साइड में होल्ड रख दिया गया और हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं वहाँ से। जानबूझ के किया गया। पुलिस साथ में, ये दंगाई सामने चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं उपद्रवी, और पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है। वो उनके सामने खड़े होकर फूंक रहे हैं, उन्होंने एक डंडा तक नहीं उठाया। कोई पुलिस नहीं, सामने कोई जो प्रशासन नहीं था, सब फेलियर था। आर्मी खड़ी है आपके सामने, आर्मी खड़ी है, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है वो जब कर्फ्यू का रात को अनाउंस हुआ है, उस अनाउंस के अगले दिन ही ये सब काम हुआ है।
ये लोगों यहाँ अब इतना मॉब्स है। हमने तो ये देखा है कि कर्फ्यू नाम की तो कोई चीज थी नहीं, कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर। ऐसा जी सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कहीं कोई प्रशासन नहीं था, कहीं पे कुछ भी अधिकारी, कोई डीसी कोई अधिकारी कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं था। सबके फोन सबके स्विच ऑफ थे, कोई भी अधिकारी ये कहना नहीं था क्या कहाँ फोर्स भेज दें, कहाँ क्या कर दें। सब जो भी जितनी सेफ्टी करी हर एक इंसान ने अपने आप की है। अब मॉब्स जो है, एक्चुअल जो मॉब्स आए हैं वो कर्फ्यू जिस डे में है अप्लाई हुआ, उस डे में ज्यादा मॉब्स और ज्यादा हिंसा ही उसमें हुई है। सरकार अब वो कौन है? सरकार बैठकर देखती रही नंगा नाच लोगों का, कैसे कि एक आदमी, गरीब आदमी। हमने ऐसा कभी नहीं देखा जी, अपनी जिंदगी कभी नहीं देखा जी, ऐसा कभी नहीं देखा। हमें भाई साहब के साथ और पूरे शहर के साथ जो है बहुत सिंपैथी है। आई वांटेड टू बी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम नॉट। जो हमने यहाँ पे देखा, मैंने अपने दिल का दर्द बयान किया है। ये कोई शायरी नहीं है, कोई कविता नहीं है। मैं सिर्फ रोहतक के इस दर्द के प्रति ये कहना चाहता हूँ। देखा है मंजरे तबाही इन आँखों ने, सुलगती सुबह ने, धधकती शाम ने, जलती दुकानों ने और राख होते इनके अरमानों ने, मरते हुए इंसानों को और हाथ बांधे जवानों को। शर्म आनी चाहिए हमारे सिपाहियों को, हमारी फौज को और हमारे प्रशासन को, जिन्होंने शहर को जलने दिया। झज्जर में आपने देखा, रोहतक में आपने देखा, कल औरतें रो रही थी कि हमारी इज्जत पर हाथ डाला गया, हमारे गहने उतार लिए गए, हमें लाठियों से मारा गया। फौज और डिसिप्लिन और ये सब किस चीज़ के लिए? मैं आपको आप देखिएगा 4 दिन के बाद क्या होगा। 4 दिन के बाद इसी शहर में बिना हेलमेट के जाने वाले का चालान काट दिया जाएगा, ये कह के कि तू डिसिप्लिन तोड़ रहा है। कहाँ है डिसिप्लिन? वेयर इज द आईपीएस, वेयर आर द आईएएस ऑफिसर? बिल्कुल यही बहुत बड़े सवाल हैं जो पूरा रोहतक पूछ रहा है। पूरा रोहतक पूछ रहा है कि जब ये सब कुछ जल रहा था तब पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था, सरकार कहाँ थी? सरकार की बेबसी, सरकार का फेलियर और लोगों की निराशा और गुस्सा यहाँ पर साफ दिखाई देता। और इस सुलगते हुए शहर में सबसे बड़ा सुलगता हुआ सवाल है तो ये है कि आखिर सरकार का ये फेलियर इन लोगों की बर्बादी का कारण क्यों बना। चलिए एक बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वही प्रोफेसर वीरेंद्र जिनका ऑडियो स्टिंग सामने आया, रोहतक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है और ऑडियो स्टिंग जिस तरीके से सामने आया उसके बाद ये एफआईआर अब दर्ज की गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह। ऑडियो क्लिप के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि तमाम लोगों ने इस बात को कहा कि इस ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन एक समय खुद प्रोफेसर वीरेंद्र ने माना कि ये उनकी ही आवाज है। संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्ष, मुश्किलें बढ़ती हुई प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या ताजा जानकारी? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑडियो के अंदर जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही प्रोफेसर वीरेंद्र की जो है मुश्किलें बढ़ गई थी और आज जो है प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ जो है थाने के अंदर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अब ये देखना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो कितने दिन में अमल में लाई जाती है। फिलहाल सरकार के आदेश है उनसे साफ तौर पर यह हो गया है कि प्रोफेसर वीरेंद्र के खिलाफ जो है गलत और दंगे भड़काने का जो आरोप लगे थे उसके मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऑडियो क्लिप के आधार पर हिंसा भड़काने के आरोप में उन पर यह मामला दर्ज किया गया है। और चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैथल में कैसे पुलिस मूक दर्शक बनी और उपद्रवी नंगा नाच करते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन की आग में अपना सब कुछ गवा दिया। जिंदगी भर की मेहनत मिनटों में खाक हो गई। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने स्वाहा हो गई। लेकिन क्या हरियाणा में ऐतिहासिक बर्बादी की सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस है? कैथल से सामने आई एक वीडियो ने आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैथल के पद्मा सिटी मॉल से सामने आया उत्पात का सीसीटीवी फुटेज। फुटेज में उपद्रवियों पर पुलिस नरम दिख रही है।
उत्पात मचाने वाले आरोपियों को पुलिस ने आराम से जाने दिया। एक रेस्टोरेंट में उत्पात मचा रहे थे ये उपद्रवी। किसी भी उपद्रवी को पुलिस वाले ने गिरफ्तार तक नहीं किया। पूरे हिंसक आंदोलन में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल पहले ही मान चुके हैं कि रोहतक में पुलिस चूक गई। ऐसे में अब कैथल से भी पुलिस की लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस की लापरवाही का खामियाजा हरियाणा ने भुगता? क्या पुलिस की मिलीभगत से हरियाणा को इतना नुकसान हुआ? क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई? क्या पुलिस इस हिंसक आंदोलन की सबसे बड़ी विलन है? क्या आंदोलन की साजिश में पुलिस ने साथ दिया? हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस आंदोलन के पीछे साजिश है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हरियाणा पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस खास विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बनवारी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आना चाहूंगी प्रदीप जी। ये रिपोर्ट आखिर सिर्फ एक जगह से सामने नहीं आई है, कई जगहों से। क्या आपको भी लगता है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो विलन है वो पुलिस है? बिल्कुल, सबसे बड़ी विलन नहीं, एक हिस्सा पुलिस का भी ऐसा है जिसकी कार्यशैली बड़ी संदिग्ध रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार खुद कह रही है और सरकार ने माना भी है। इसी के चलते रोहतक के आईजी को बदला जा चुका है। सरकार की तरफ से बयान आया है, एक मंत्री का बयान है कि हमने ऐसे अधिकारी चिन्हित कर लिए हैं जिन्होंने सहयोग नहीं किया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम और आप नहीं कह रहे, ये खुद सरकार कह रही है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने ये मंजर देखा है, वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, पुलिस और सेना मूक दर्शक बनी रही। रेनू, मैं नहीं मानता कि ये पहला वीडियो जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत वीडियो भी आने बाकी हैं जिसमें पुलिस की कार्यशैली, दंगाइयों के साथ नरमी। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं भी यहाँ गुड़गांव में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से रोड रोके गए, एक मंजर हमने भी देखा है कि 10 लोग सड़क पे बैठे हैं और साइड में पुलिस वाले 50 कुर्सियां बिछा के बैठे हैं। यानी कि 50 पुलिस वाले 10 लोगों को हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो ये चीजें हुई हैं सामने, और ये पूरा हरियाणा जानता है कि किस वजह से हुआ, किस वजह से पुलिस और आईएएस अधिकारी आदेश नहीं दे रहे थे या दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनमें बताया जाता है कि कुछ ज्यादा परसेंटेज उन जाट ऑफिसर्स की भी है जिनकी कम्युनिटी सड़कों पे। बेहद अहम सवाल है। बनवारी लाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ अहम बातें यहाँ पर उठ रही है, जैसा कि नरूला साहब बता रहे हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। क्या पुलिस की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है? देखिए रेणु जी, मेरा इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहना है, मिली भगत वाली बात से मैं स्पष्ट तौर पर इनकार कर रहा हूँ। ये जहाँ तक नरूला जी ने कहा है किसी विशेष समुदाय की भर्ती, क्योंकि पिछले 16 साल में जो हरियाणा में राज रहा है वो इसी समुदाय का रहा है, और इसी समुदाय के तहत जो अपॉइंटमेंट भर्तियां जो हुई है वो एक हद से ज्यादा इनकी होती रही है। और उन लोगों ने अपने नेताओं के प्रति, अपने समाज के प्रति उन्हें ये उदारता दिखानी ही थी। और ऊपर से सरकार का भी ये रवैया रहना, किसी को निर्देश ना देना, जैसे कि आपके वीडियो में स्पष्ट तौर पे एक फौजी कह रहा है हमें ये निर्देश नहीं है, तो फौज को भेजा ही किस लिए था? मैंने अपनी 72 साल की उम्र में 40 साल की नौकरी में कभी ऐसा फेलियर प्रशासन नहीं देखा जैसा कि अब देखा है। इसमें पुलिस की भूमिका पर जितना सवाल उठाया जा रहा है, पुलिस को तो एक प्रशासनिक आदेश होते हैं
जो प्रशासनिक आदेश होंगे वो उसको करेगा वो, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि उनको आदेश नहीं है। और गुड़गांव में नरोला जी खुद मान रहे हैं, हम भी गुड़गांव में सारे दिन घूमते रहते थे, जितनी फोर्स थी उतने रोकने वाले नहीं थे, और गाड़ियां रुक रही हैं, रास्ते रुक रहे हैं। बिल्कुल तो लौटेंगे इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत में खोट था। बिल्कुल सरकार की विफलता ये सबसे बड़ी सामने आ रही है। लौटेंगे आप दोनों के पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार भी इस पूरे खबर के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। चले, आंदोलन की विलन पुलिस की हम बात कर रहे हैं। एक बयान आपको सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से। जब इन तमाम हालातों की बाबत सवाल पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने? से लेकर के और एसपी तक, क्लर्क से लेकर के डीसी तक, किसी की भी भूमिका संदिग्ध, जैसे आप लोगों ने बताई है, चर्चा है, एक बार इसका विश्लेषण भी, फोटो हमारे पास, इसका विश्लेषण भी तो होगा ना सारी बात का। आप इस बात से निश्चिंत रहें। देखिए, एक आज मैं कोई एक सामान्य उसकी तरह नहीं हूँ, आपके बीच में एक जिम्मेवार हैसियत से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जिन लोगों ने भी इस प्रकार की कोताही बरती है, निश्चित रूप से यथाशीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीघ्र ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना है सुभाष बराला का। लेकिन वाकई क्या वो उपद्रवी अब हाथ में आएंगे क्या? जब पुलिस ने देखा तमाशबीन बनी रही, जब तब कुछ नहीं कर पाई, अब तो वो चिन्हित भी नहीं किए गए हैं, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप नरूला जी और बनवारी लाल जी, ये दोनों खास मेहमान जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप जी, क्या क्या लूप होल्स आपको इस पूरे आंदोलन के दौरान दिखाई दिए? देखिए रेनू, सबसे पहले कि प्रशासन और सरकार दोनों
दोनों आपस में मिले जुड़े हुए हैं, जी। उनका फेलियर पहले दिन से रहा। जाट आरक्षण को पढ़ने में सरकार फेल रही, क्योंकि सरकार को पहले ही जिस दिन से जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन से सचेत हो जाना चाहिए था। और जो आज मैं बराला जी की बड़ी अफसोसनाक एक वाक्य उनका सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, वो जिम्मेदारी तब कहाँ गई थी जब ये नंगा नाच हो रहा था। आज वो जिम्मेदार हो गए हैं कार्रवाई करने के नाम पे, तब उनकी जिम्मेदारी कहाँ गई थी। तो ये इस तरह के बयान नेताओं के आगे भी भ्रमित करते रहेंगे, ये भ्रमित करते आए हैं। इन नेताओं के बड़बोलेपन ने, इन नेताओं की बातों ने और सरकार की फेलियर ने इतना बड़ा कांड करा दिया। मेरा मानना ये है कि अगर जाट आंदोलनकारियों को आरक्षण लेना था, सरकार से लेना था। वो आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ कर रहे थे। अचानक आम पब्लिक को टारगेट किया गया, चुन चुन के टारगेट किया गया। क्या इससे आरक्षण मिलना था? बिल्कुल। इसका मतलब ये सोची समझी एक साजिश थी, और साजिश के चाहे वो किसी की भी रही हो, सब मिले हुए थे। और मेरा मानना है कि साजिश के तहत ये इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। बनवारी लाल जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या साजिश पे पुलिस ने भी बखूबी साथ दिया? क्या जो करना चाहिए था वो कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने पहले कह चुका हूँ, जहाँ तक साजिश की बात है उससे तो मेरा मन नहीं भर रहा। मैं ये कहूँ को साजिश में पुलिस शामिल थी, ये जरूर मैं कहूँगा कि उनको निर्देश नहीं थे इस प्रकार के, ऊपर से सरकार की तरफ से निर्देश नहीं थे। निर्देश में जब तक कि लोकल तौर पर सरकार की तरफ से डीसी आईएएस जिम्मेवार होते हैं, अगर उनकी तरफ से अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो तुरंत वो आदमी लिखता है उसके खिलाफ, पुलिस अफसर के खिलाफ लिखता है कि ये मेरे दिन है, ये काम नहीं कर रहा है, उसको सस्पेंड करता है, सरकार को लिख के भेजता है। जैसा कि झज्जर के सिवा कहीं भी पूरे हरियाणा में अब जो मर्जी लिखे वो, उस टाइम जब पीड़ चल रहा था उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा कहना नहीं मान रहा। इससे मैं समझता हूँ कि ऊपर से इनको सबको ये निर्देश थे, इसको चलने दो चलने दो चलने दो। इनको ढीलेपन में लिया, जैसे कि नरूला साहब ने कहा, ये बराला जी जो कह रहे हैं कि क्या उस दिन ये नेता नहीं थे, क्या उस दिन जिम्मेवार आदमी नहीं थे? ये तो ये एक दिन नहीं चला है, तो 8-9 दिन चला है। और वेरी बिगिनिंग से ये बातें आ रही थी, उनके बयान आ रहे थे कि हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तो लेकर रहने के अगेंस्ट जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम सरकार की तरफ से करने में फेल रहे हैं। बिल्कुल। क्या निष्कर्ष निकलता है प्रदीप जी? क्या निष्कर्ष इस पूरे मामले को देखकर निकल रहा है? सरकार का फेल्योर है, पुलिस प्रशासन फेल्योर रहा, आर्मी वहां पर फेल्योर रहा, सब कुछ का फेल्योर रहा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे चलकर इस तरह की चीजें वो संभल पाएंगे क्या? जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उससे लोग उबर पाएंगे क्या? देखिए रेनू, जख्म भरने में बहुत समय लगता है, और इस प्रदेश की जो कम्युनल हार्मनी है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। जातिगत जो खाई इन कथित नेताओं ने और आंदोलनकारियों ने डाल दी है जो समाज में, उसको भरने में बहुत समय लगेगा। ये बर्बादी, एक जान माल की बर्बादी तो सामने दिख रही है, एक अंदरूनी जो खाई पैदा कर दी गई है वो हरियाणा के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। उसके लिए प्रयास करने होंगे। आप किसी का नुकसान की शायद कुछ भरपाई तो कर सकते हैं, कुछ मरहम लगा सकते हैं, लेकिन एक जातिगत जो खाई डाल दी गई है एक राजनीति के तहत, वो इस प्रदेश के लिए हानिकारक है और आगे आने वाले समय में उन्नति के रूप में भी बाधक बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, बनवारी लाल जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस्तियां जलती रही, पुलिस देखती रही, प्रशासन देखता रहा, और ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे न जाने कितने वीडियो अभी सामने आने बाकी हैं जिन पर अगर वाकई संज्ञान लिया जाता तो इस तरह के हालात नहीं बनते। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।